ऐसा इनिशिएटिव विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान ने उठाया। थैंक यू। सो अब हम बात करेंगे एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की, जहां पर स्पेसिफिकली हम एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट की बात करेंगे। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि इतने सालों में बीएचयू से पढ़ने के बाद जहाँ बहुत ही इंटीग्रेटिव अप्रोच होता है, कुछ चीजें मैंने समझी जो मैं चाहती हूँ अगर इस समय इस लेक्चर को नए स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, बीएमएस के स्टूडेंट्स या एमडी के स्टूडेंट्स या बहुत नए प्रैक्टिशनर्स, तो आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मस्ट बी गाइडेड बाय आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स एंड नॉट बाय एलोपैथिक डायग्नोसिस। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, बट इसके पीछे पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। जब हमने बीएमएस किया होगा या एमडी किया होगा या कर रहे होंगे, तो हमें इंटीग्रेटिव अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता है और हमें दोनों चीजों की नॉलेज मिलती है, एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। और जाने अनजाने ये बहुत नेचुरली ये कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि पीसीओडी है फॉर एग्जांपल, अब हम गायनी की बात कर रहे हैं, तो पीसीओडी डायग्नोसिस है, हमने उसका मॉडर्न अप्रोच सोचा कि अच्छा पीसीओडी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, हार्मोन्स में ये चेंजेस होंगे, तो ये मेडिसिन काम करेंगी, ये आयुर्वेदिक हर्ब्स जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं, हम उसको देंगे। तो सबसे पहली चीज है एलोपैथिक डायग्नोसिस, जो कि बहुत कन्वीनियंट है इन कंपैरिजन टू आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स, इजी है, तो हम बड़े आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसे हमें छोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू अनलर्न दिस कॉन्सेप्ट कि हम मेंटली एलोपैथिक डायग्नोसिस बनाएं और फिर उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें। अगर हमें अपने ट्रीटमेंट को 99% सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें प्रिंसिपल्स, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही डायग्नोसिस बनाना है। और ये मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस में बहुत बार समझा, देखा, और अब तो वो अनलर्न मेथड कंप्लीट हो गया है। तो अब मेरे दिमाग में जब पेशेंट आता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम लेकर आए, उसका आयुर्वेदिक डायग्नोसिस ही करके उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली करना पॉसिबल होता है। तो हमें ऑब्वियसली दोषा डोमिनेंस देखना है, धातु का इन्वॉल्वमेंट देखना है, अग्नि को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, स्रोतस का स्टेटस, उसकी प्रकृति, उसकी विकृति, और देश काल सत्व, इन सभी को धीरे धीरे अपनी डायग्नोसिस में इन्वॉल्व करने की इंपॉर्टेंस बहुत है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो बात आती है कि रियल आयुर्वेद क्या है और हर्बोलॉजी क्या है, जो आई थिंक हम में से बहुत लोग हर्बोलॉजी की तरह आयुर्वेद को प्रैक्टिस करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर हम पीसीओडी की बात करते हैं और हम हर्बोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि हमने सोचा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो चलो हम एंटी डायबिटिक मेडिसिन दे देते हैं। यहाँ पे सिस्ट बन रहा है क्योंकि पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो हम ग्रंथि की चिकित्सा कर देते हैं, हम कांचनार गुग्गुल दे देते हैं। जो कि अप्रोच, जो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है, ये हर जगह अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेशलिटी में कर रहे हो प्रैक्टिस, तो ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता। अब पीसीओडी में आपको कितने वेरिएंट्स मिलते हैं। कई बार पेशेंट बिल्कुल लीन एंड थिन आपके पास आया, कई बार पेशेंट आपके पास बहुत हैवी ब्लीडिंग के साथ आया, कई बार पेशेंट की बहुत पित्त वृद्धि है, कई बार पीसीओडी के साथ हाइपोथायरॉइड है या उसका प्रोलैक्टिन हाई है। तो ऐसे केसेस में अगर आप हर्बोलॉजी पे जाओगे तो हर चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम प्रोलैक्टिन के लिए कौन सी हर्ब देंगे, हम इस पर्टिकुलर सिम्टम में जहां पेशेंट लीन एंड थिन है और हैवी ब्लीड करके आया है, तो हम कौन सी मेडिसिन देंगे। ये सारे छोटे छोटे वेरिएशंस जो आपको हर बीमारी में मिलते हैं, वो आप तभी कर सकते हो जब आप रियल आयुर्वेदिक अप्रोच फॉलो करो। आप भूल जाओ कि उसकी एलोपैथिक डायग्नोसिस क्या है, वो सिर्फ पेपर्स पे या पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए आप देखते हो, बट उसका प्रकृति, उसका विकृति, उसके करंट सिम्टम्स के हिसाब से उसका दोषा, धातु, स्रोतस, अग्नि आइडेंटिफाई करके
उसी डायग्नोसिस के साथ ट्रीटमेंट करना ही रियल आयुर्वेद है। एंड एज वी नो आयुर्वेद वर्क्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पेशेंट्स, है ना। एक ही बीमारी के पेशेंट्स अगर 10 हैं तो आयुर्वेद के नजरिए से वो 10 पेशेंट्स को हम सेम हर्ब्स या सेम कॉम्बिनेशंस या सेम पंचकर्मा थेरेपीज नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी चाहिए। इसलिए आयुर्वेद कभी भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता, इवन प्रोटोकॉल्स बनाना आयुर्वेद में इसीलिए मुश्किल होता है। अब आज के समय में एरा है स्पेशलिटी प्रैक्टिस का, जो मैंने समय के साथ देखा, क्योंकि जब 2006 में एमडी किया गायनिकोलॉजी में और फील्ड में आए तो बहुत समय लगा पेशेंट्स को ये समझाने में कि एमडी गायनिकोलॉजी ये क्या होता है, आयुर्वेद में कैसे पॉसिबल है। तो आधी तो एनर्जी खर्च हो जाती थी सिर्फ इसी बात के लिए कि ये तो कोई मतलब पेशेंट जनरल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की तरह दिखाने आते थे। और मेरी फील्ड 50-50 या आप कहोगे कि अगर मैं उस वक्त प्रैक्टिस कर रही थी तो 20% गायनी के पेशेंट्स थे या शायद 10% थे और बाकी जनरल पेशेंट्स जो हर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आते हैं। और आज की डेट में मेरे पास 95% गायनी के पेशेंट्स हैं और बहुत ही मतलब डिफिकल्ट पेशेंट्स हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशंस लेते हैं, इनफैक्ट इंडिया के बाहर से भी कंसल्टेशंस लेते हैं। और मेरी 99% प्रैक्टिस अब गायनी की है। तो बहुत समय लगा इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए। बट मैं सभी यंगस्टर्स को बोलूंगी कि अगर आपने किसी एक विधा में अच्छी नॉलेज ली है, एमडी किया है या नहीं भी किया, लेकिन आपने उसमें प्रैक्टिस किया है, तो उसमें फोकस करके ट्रीटमेंट करना हमेशा अच्छा है। बहुत सारे फायदे हैं। आपको डिजीज के हर छोटे छोटे चेंजेस के बारे में पता होता है क्योंकि आप उसी पे लगातार काम कर रहे हो। आप स्पेशलाइज्ड हो तो आपके पास पेशेंट दूर दूर से आते हैं। आप ज्यादा फीस पेशेंट से ले सकते हो अगर आप स्पेशलाइज्ड थेरेपी कर रहे हो, क्योंकि वो जानता है कि इनके पास जाएंगे तो गायनी के लिए तो हमें बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये स्लो प्रोसेस हो सकता है बट स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करना आई वुड एडवाइज द यंगस्टर्स टू गो इन दैट डायरेक्शन। तो मेरे जो स्पेशलिटी एरियाज हैं ऑलरेडी अभी डॉक्टर ने बताया, बट PCOD, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, इनफर्टिलिटी, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, UTI, यूजुअली क्रॉनिक UTI के पेशेंट्स आयुर्वेद में बहुत आते हैं, ओवेरियन सिस्ट, अलग अलग तरह के फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, जितने भी गायनिकोलॉजिकल डिजीजेस हो सकती हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स में हम जिन पेशेंट्स को फर्टिलिटी ट्रीट करते हैं उनका ANC एंटीनेटल केयर भी करते हैं, बट उसके बियॉन्ड आयुर्वेद में हम ऑब्स्टेट्रिक्स में नहीं जाते, मतलब डिलीवरीज और ये सब नहीं करते। अब हम आ जाते हैं एंडोमेट्रियोसिस पे। पिछले कुछ सालों में ये नाम काफी कॉमन हो गया है। इसका इंसिडेंस बहुत हाई है। हर एक फीमेल, 10 में से एक फीमेल आज की डेट में इससे ग्रसित है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये नाम से उतना घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसके आयुर्वेदिक फंडामेंटल समझेंगे। ये बेसिकली एक समय में कहा जाता था कि जब मेंस्ट्रुअल फ्लो नीचे नहीं जाके ऊपर जाता है तो वो पेल्विस में उसके छोटे छोटे जो इनर लेयर होती है यूट्रस की, वो पूरे पेल्विक एरिया में फैल जाती है और उसके कारण एंडोमेट्रियोसिस होता है। बट अब जैसे जैसे थ्योरीज चेंज होती गई, इसको एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज मान लिया गया और इसका डायरेक्ट रेफरेंस कोई नहीं है आयुर्वेद में। तो शुरू में जब इसके पेशेंट्स आते थे तो ये समझना बहुत मुश्किल था कि ये किस नाम से मिलेगा। बट अगर आप आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पे जाओगे ना, सिम्टम्स को समझोगे, उस इन्फ्लेमेशन को समझोगे, उस शोथ को समझोगे जो उस फीमेल के सिम्टम्स में आपको दिखाई देता है, तो इसका ट्रीटमेंट आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट 20 पेनफुल कंडीशंस हैं जो ह्यूमन बॉडी एक्सपीरियंस करती है। आप बिलीव नहीं करोगे, पेशेंट्स इस स्थिति में आते हैं कि अगर आप लास्ट होप हो, अगर आपने ठीक नहीं किया तो बस सुसाइड ही एक लास्ट विकल्प है। या ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी 6-6, 7-7 लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो सकती हैं, क्योंकि ये रिकरेंट है, बार बार रिपीट होता है, तो पेशेंट को इससे छुट्टी नहीं मिलती। ये एक होल बॉडी डिजीज है। पहले ये मानते थे कि इसके छोटे छोटे लीजन्स या जो सिस्ट होते हैं जिनको एंडोमेट्रियोमास
या चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, वो सिर्फ पेल्विक एरिया में मिलते हैं। बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे केसेस देखे जहां शोल्डर में एंडोमेट्रियोसिस है, नेवल में एंडोमेट्रियोसिस है, चेस्ट में एंडोमेट्रियोसिस है, और जब भी पीरियड्स आएंगे वो जहां पर भी उसका लीजन है वो वहां से ब्लीड करता है। और इसीलिए आप जब तक इसका रूट कॉज नहीं ठीक करोगे, आप एक एक जगह पे जाके इसके लीजन्स को एक्सरसाइज करके या टेम्परेरी उसको हार्मोन से सप्रेस करके ठीक नहीं कर सकते। और इसीलिए ये वेल प्रूवन है कि प्रेगनेंसी, मेनोपोज, हिस्टेरेक्टमी या मेडिकल मेनोपोज इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। अब एक और जो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है इसके डायग्नोस्टिक चैलेंजेस। जो डाटा है, ग्लोबल डाटा, वो ये कहता है कि एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस होने में ही 7 से 8 साल लग जाते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसी डिजीज जो इतना ज्यादा किसी को पेन से ग्रसित करती है, वो डिजीज डायग्नोज ही समय पे नहीं हो पाती। सबसे पहला रीजन इनिशियल सिम्टम्स का इग्नोर होना, ये अज्यूम कर लेना कि पीरियड पेन नॉर्मल है। बहुत सारी पैथोलॉजीज, क्योंकि पेल्विक एरिया में इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, तो कभी ब्लैडर के सिम्टम्स आते हैं, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जैसे डायग्नोसिस के साथ पेशेंट आपके पास आता है। कई बार आईबीएस यानी इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम जैसे डायग्नोसिस के साथ पेशेंट आपके पास आता है। कई बार बैक में लीजन्स होने से बैक पेन, शियाटिका जैसे सिम्टम्स होते हैं। तो ओवरलैपिंग पैथोलॉजीज में जब पेशेंट गायनी के पास ही नहीं पहुंच पाता, वो जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, तो ये एक सिम्टम्स ओवरलैपिंग के कारण डायग्नोस्टिक्स नहीं होता। तीसरा रीजन है लिमिटेड डायग्नोस्टिक मेथड्स, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में, एमआरआई में जरूरी नहीं है कि हर बार एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स डिटेक्ट हो जाएं। तो बहुत अर्ली स्टेजेस में एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज ही नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात यह है नॉर्मलाइजेशन ऑफ पीरियड पेन। हम सालों से सुनते आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पेन है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, दर्द की दवाई खा लो, सिकाई कर लो, सबको होता है, मम्मी को भी होता था इसलिए बेटी को भी होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है, चलो शादी के बाद ठीक हो जाएगा। सो नॉर्मलाइज करना पीरियड पेन को, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो डायग्नोस्टिक डिले का सबसे पहला रीजन है। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं, 6Ds की तरह हम एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स को डिफाइन करते हैं। डिस्मेनोरिया विच इज पेन इन पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जैसे कभी किसी को हैवी पीरियड है, इरेगुलर पीरियड है, किसी को कम आ रहा है, किसी को ज्यादा, ये हर तरह के सिम्टम्स को प्रेजेंट कर सकता है। डिस्पेरियोनिया यानी पेनफुल इंटरकोर्स, डिस्चीजिया यानी पेनफुल बॉबल मूवमेंट्स, डिसयूरिया पेनफुल यूरिनेशन, और डल पेल्विक पेन मतलब बिना पीरियड्स के भी कांस्टेंट पेल्विक पेन रहना। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करना बहुत जरूरी है कि डायग्नोस्टिक डिले क्यों होता है, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारे आयुर्वेद से बहुत स्ट्रांगली हमें मिलता है। एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में हमें सही नॉलेज नहीं मिलती, मेंस्ट्रुअल एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें नहीं सिखाया जाता, जो कि हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बहुत ही अच्छी तरह वर्णित है, लेकिन समय के साथ साथ उसको अंधविश्वास मान के पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। अगर आप ये एक श्लोक देखें चरक चिकित्सा 30 का, तो इसमें 5000 साल पहले महर्षि चरक ने क्लियरली लिख दिया कि शुद्ध आर्तव के लक्षणों में मासात निष्पिच दाहर्ति पंचरात्र अनुबंधी च नैव अति बहु न अति अल्पम आर्तवम शुद्धम आदिशेत। तो ना कम न ज्यादा, हर मंथ आने वाला, पिछिलता रहित, दाहा और अर्ती रहित, यानी कोई बर्निंग नहीं, कोई पेन नहीं, 5 दिन रहना चाहिए, उसका कंसिस्टेंसी, उसका कम या ज्यादा नहीं होना, शुद्ध होना, उसका कलर, सब कुछ इतनी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड है। जब महर्षि चरक ने ये कहा कि अर्ती नहीं होनी चाहिए यानी पेन नहीं होना चाहिए, तो कैसे समय के साथ हमने मान लिया कि अगर कोई बच्ची बेचारी स्कूल नहीं जा पा रही, 5 दिन बेड पे पड़ी है, वॉमिटिंग्स कर रही है, तो हम कैसे ये मान लेते हैं कि वो पीरियड पेन नॉर्मल है। तो इस बात को समझना, पूरे समाज तक पहुंचाना, मदर्स तक पहुंचाना, डॉक्टर्स को भी, जनरल प्रैक्टिशनर्स को इसके लिए गाइड करना बहुत जरूरी है। और इसका इलाज भी सिर्फ आयुर्वेद में है, क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर के पास अगर कोई पेन लेके जाएगा तो उनके पास सिर्फ पेन किलर्स हैं,
जबकि आयुर्वेद में हम वात बैलेंस करके, उसका लाइफस्टाइल डाइट करेक्ट करके, और जो हमें आर्तवचर्या बताई गई थी कि पीरियड्स के समय हमें कैसे रहना है, हल्का खाना खाना है, गर्म चीजों का सेवन करना है, सिर पे ठंडा पानी नहीं डालना है, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटी नहीं करनी है, उछलना कूदना नहीं करना है, तो वो सब वात के सही, अपान वात के सही फ्लो के लिए सही था। बट उसको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अपनी बात को पूरे समाज में पहुंचा नहीं पाए, तो धीरे धीरे उन चीजों को अंधविश्वास के साथ कनेक्ट कर दिया गया और ये कह दिया गया कि अच्छा, अगर लड़के हमेशा उछल कूद कर सकते हैं और भाग दौड़ कर सकते हैं, तो फीमेल्स भी किसी से कम नहीं है, तो उन्हें भी उन 5 दिनों में क्यों आराम करना है, उन्हें भी पूरी एक्टिविटी करनी है। जबकि वात प्रधान काल है, तो वात को बैलेंस करने के लिए हमें वो 5 दिन थोड़ा सा रिलैक्स रहना है और उसी चर्या को कुछ हद तक फॉलो कर लेना है जो हमारे शास्त्रों में लिखी है। और सबसे बड़ा रीजन पीरियड्स पेन को इग्नोर करना समय पे एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस होने से रोक देता है, और डिजीज इतनी स्प्रेड हो जाती है कि जब पेशेंट हमारे पास पहुंचता है तो यूजुअली 90% केसेस में एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 4 कंडीशन में डायग्नोस होती है, और सैडली तब तक इतने एडिशंस बन जाते हैं कि पेशेंट्स को वापस रिकवर करने में बहुत समय लगता है और बहुत पेशेंट ऑलरेडी उस टॉर्चर से गुजर चुका होता है। तो की रूल क्या है डायग्नोसिस का? अगर कोई यंग फीमेल पेशेंट आपके पास आती है और उसको अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स हैं, मेंस्ट्रुअल पेन है, पेल्विक पेन है, और उसके सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं, अगर उसके किसी टेस्ट में कुछ नहीं आता, तो अगर कोई भी सिम्टम उसका पीरियड्स के साथ ज्यादा होता है, पीरियड्स के साथ बढ़ता है, तो यू हैव टू कंसिडर इट एज एंडोमेट्रियोसिस अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑन एंडोमेट्रियोसिस कॉजेस क्या हैं? अब कॉजेस मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से कोई नोन कॉज नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से डेफिनेटली दोषा इम्बैलेंसेस हैं, मेनली वात का इम्बैलेंस है। अगर हम इंसिडेंस देखें तो हमें ज्यादातर इंसिडेंस उन लोगों में मिलता है जो कि मल्टीटास्किंग विमेन हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, ओवर एंग्शियस हैं, और बिजी रहने के कारण या मल्टीटास्किंग के कारण वेगों का धारण हो रहा है, वात का एग्रीवेशन हो रहा है, खाने के लिए टाइम नहीं है तो क्विक ईटिंग है जिससे अग्नि या डाइजेस्टिव फायर अफेक्ट हो रही है, मेंस्ट्रुअल रेजीम की नेग्लिजेंस है क्योंकि इतने बिजी लाइफ है और दौड़ भाग है कि आप चाह के भी वो कर नहीं सकते, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या पीसीओडी या किसी वजह से कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ओसीपीज की हिस्ट्री है, सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो है, या बहुत बार एंडोमेट्रियोसिस में भी एलोपैथिक डॉक्टर्स ऐसे मेडिसिन देते हैं जिससे पीरियड फ्लो रुक जाता है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। कुछ यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी दिए जाते हैं जिससे 5 साल के लिए पीरियड फ्लो रुकता है, मेडिकल मेनोपोज बोलते हैं उसको। उसके कारण भी एक्चुअली उस समय के लिए तो वो सप्रेस होता है, बट लॉन्ग टर्म में उसी से एंडोमेट्रियोसिस और एग्रेवेट कर सकता है। अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अप्रोच कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम आम पाचन करेंगे, अग्नि को रिस्टोर करेंगे, है ना। इसके बारे में अभी हम और एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक चर्चा करेंगे। वात अनुलोमन करना, क्योंकि वात का फ्लो करेक्शन बहुत जरूरी है एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में। जो भी दोषा इम्बैलेंसेस मिलते हैं, हालांकि इसको हम वात प्रधान व्याधि मानते हैं, बट अगर आप हर केस में देखेंगे तो पित्त के लक्षण, कफ के लक्षण, त्रिदोषिक बहुत पेशेंट्स में मिलता है, तो अकॉर्डिंगली आप पंचकर्मा फॉलो करते हो। और लास्ट में जैसे जैसे ट्रीटमेंट इम्प्रूव करता जाता है और पेशेंट नॉर्मलाइज हो जाता है, उसके बाद आप रसायन थेरेपी, यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और उसकी जनरल हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट करते हो, जिससे कि वो रिकर नहीं करे। अब आम की हमने बात की ना, हर बीमारी में घूम फिर के हम आम की बात जरूर ले आते हैं कि आम पाचन करो, आम पाचन करो, छोटी सी बात लगती है, बट आम है क्या एक्चुअली, है ना। हम सबको, सभी हम आयुर्वेद वाले लोग हैं और हमें पता है कि
जब खाना ठीक तरह से नहीं पचता तो टॉक्सिन्स बनते हैं और वो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं। आज की डेट में अगर हम आम पाचन की बात करें तो ये डे बाय डे कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ चित्रकारी वटी से आम पाचन हो जाता था, या छोटे छोटे आम पाचक मेडिसिन, छोटे छोटे सिंपल हर्ब्स, अजवाइन। और लेकिन जैसे जैसे ये क्रॉनिक होता है, आप देखोगे आजकल नॉट इवन इन एंडोमेट्रियोसिस, किसी भी डिजीजेस में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जब भी आप पेशेंट के कराओगे, HSCRP है या और भी बहुत सारे आजकल टेस्ट आने लगे हैं, लेप्टिन टेस्ट, और जिसका जो आपकी रिपोर्ट्स में पेशेंट की आपको मिलेंगे और हमेशा हाई मिलेंगे। जैसे पहले ESR होता था, ऐसे इसके मल्टीपल वर्जन्स आते हैं और वो एक ओवरऑल इंडिकेट करते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। तो बेसिकली वो इन्फ्लेमेशन आपके लिए, हम आयुर्वेद वालों के लिए आम है, और हमें उसको हम बहुत आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं। मुझे बहुत हंसी आती है, कई बार पेशेंट आता है कि डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर ने ये टेस्ट लिखे हैं, ये लेप्टिन हाई है, HSCRP हाई है। तो मैंने कहा अच्छा डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट बोला है इसके लिए? तो बोले नहीं, ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं बताया, बिकॉज उनके पास ट्रीटमेंट है ही नहीं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने का तरीका, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कम करने का तरीका एंटीबायोटिक्स नहीं है या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन नहीं है, वो आम पाचन से ही जाएगा, जो आप प्रैक्टिकली कभी भी करके देखना और पेशेंट की बिफोर आफ्टर रिपोर्ट्स चेक करना। तो आम पाचन के बहुत सारे तरीके हैं, पेशेंट के हिसाब से आप उसको लंघन कराओगे, पाचन करोगे, अग्निदीपन करोगे, या फिर अगर बहुत ज्यादा आम का एक्यूमुलेशन है तो शोधन भी किया जा सकता है ना। तो इसके मतलब जब आम है बॉडी में, जो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स हैं उसको एलिमिनेट करना या न्यूट्रलाइज करना, यानी औषधि से उसकी चिकित्सा करना या उसे शरीर से बाहर निकालना, ये बहुत जरूरी है। एक मिनट, मुझे चार्जर पे लगाना पड़ेगा, ये मेरा लैपटॉप जा रहा है, 2 मिनट का मुझे समय दीजिए प्लीज। जी जी मैम। पार्थ, 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 सॉरी। नो इशू मैम। तो हम आम पाचन की बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे कि कैसे अगर हम आम को ही सही समय पे पाचन और अग्निदीपन नहीं करते तो ये आगे जाके फुल फ्लेजेड डिजीजेस में मैनिफेस्ट करता है। और जो मॉडर्न आमा पैरामीटर्स हैं वो मैंने जो देखे हैं रिपोर्ट्स में पेशेंट की, ये CRP, होमोसिस्टिन और लेप्टिन, ये सब हमें मिलते हैं। अब कुछ रीसेंट रिसर्चेस हैं जहां हम ये जो एविडेंस बेस की बात कर रहे हैं, तो आम की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ रिसर्चेस जानना जरूरी है, जहां पे ये लिखा है कि क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एलोपैथी में ट्रीटेबल नहीं है, तो बहुत सारी डे बाय डे रिसर्चेस आती हैं और मैं उसको अपडेट रखती हूँ। तो मैंने देखा कि अब वो कहते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस होता है गट माइक्रोबायोटा डिसफंक्शन से, क्योंकि जो अगर हेल्दी गट है तो उसके अंदर जो हेल्दी जो माइक्रोफ्लोरा है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी गट को हेल्दी रखते हैं, वो हमारी बॉडी के ईस्ट्रोजन लेवल्स को भी रेगुलेट करते हैं। तो अगर गट माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होगा तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, और ईस्ट्रोजेनिक सिचुएशन अगर एग्रेवेट होगी तो एंडोमेट्रियोसिस होगा, है ना। तो उनकी रिसर्चेस के हिसाब से भी आम पाचन का ठीक होना एक्चुअली जो हम कर रहे हैं वो जस्टिफाई हो जाता है। दूसरा, एंडोमेट्रियोसिस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, और जब भी इंटेस्टाइन्स हेल्दी होंगी, या आगे जाके अभी हम वस्ती पे चर्चा करेंगे,
तो कैसे हमारी इंटेस्टाइन्स अगर हेल्दी हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आम पाचन, आम निर्हरण, अग्निदीपन और वात अनुलोमन का है, जो ऑलरेडी हम इस तरह की डिजीजेस में फॉलो करते हैं। अभी बहुत रिसेंटली मैंने एक इन लोगों का एलोपैथिक कॉन्सेप्ट समझा, जहां पे एक एलोपैथिक डॉक्टर जो कि एक बहुत बड़े एक्सीजन सर्जन हैं, उन्होंने बताया कि जो ओजेम्पिक आप सभी जानते होंगे, एक नई बहुत लेटेस्ट मेडिसिन है जिससे लोग वेट लॉस कर रहे हैं। सारे बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज पतले हो रहे हैं इसे खा के। तो एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, और ये फीडबैक्स आए कि जो पेशेंट्स जिनको एंडोमेट्रियोसिस भी था, जो डायबिटिक भी थे और ओबीस भी थे, उन्होंने जब अपनी ओबेसिटी या डायबिटीज के लिए ओजेम्पिक लिया तो उनके एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स बेटर हुए। और उसका रीजन ये है कि जो ओजेम्पिक है वो बेसिकली गट हॉर्मोन्स पे काम करता है, और आफ्टर मील्स जो गट हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उसको बैलेंस करके, वो बेसिकली उसका काम होता है लोगों की एपेटाइट को कंट्रोल कर देना, है ना। तो और वेगल टोन को बढ़ाता है। तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो अगर इसके साइड इफेक्ट्स को इग्नोर करके ये सब फीचर्स हमें किसी भी ट्रीटमेंट से मिलते हैं तो वो है वस्ती ट्रीटमेंट, जिससे वेगल टोन बढ़ता है, आर्म रिड्यूस होता है, और हमारी गट हॉर्मोन्स जो से रिलीज होते हैं वो वस्ती से भी हेल्प होती है। तो हम ऑलरेडी उसी दिशा में चल रहे हैं ट्रीटमेंट की, जहां अभी एलोपैथिक सिस्टम धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब आता है वात अनुलोमन, जहां पे वात मेन दोष है पैथोजेनेसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस में, और इसीलिए वात के फ्लो को बैलेंस करना, मैनेज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम हर्ब से कर रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू कर रहे हैं, पेशेंट के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके कर रहे हैं, उसकी डाइट में चेंजेस करके कर रहे हैं, या फिर पंचकर्मा थेरेपी से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आ जाता है वस्ती ट्रीटमेंट, विच इज अ सुपर हीरो फॉर एंडो। मतलब मैंने इतने सालों में अपने थेरेपी सेंटर्स पे हम लोग सारा पंचकर्मा करते हैं, वमन, विरेचन, वस्ती, रक्तमोक्षण, नस्यम, बट वस्ती सबसे कॉमनली डन ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ, जो हम सिर से लेके पैर तक की सभी प्रॉब्लम्स में करते हैं। सो वी यूज वस्ती एज अ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। एंडोमेट्रियोसिस के लिए स्पेसिफिक वात शामक काढ़े और ऑयल्स का यूज करना वस्ती के लिए, स्पेसिफिक जिनका एब्जॉर्प्शन आपके यूट्रस और ओवरीज में हो सके। तो अलग अलग फॉर्मुलेशंस के साथ वस्ती एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में। वस्ती क्यों करनी है, क्योंकि ये सवाल आप लोग के मन में शायद ज्यादा ना आए, क्योंकि हम सभी जानते हैं, महर्षि चरक ने भी कहा है कि वस्ती अर्ध चिकित्सा है। मुझे तो लगता है संपूर्ण चिकित्सा है, बट इसकी इंपॉर्टेंस हम सभी जानते हैं। बट पेशेंट्स कई बार, अब तो बहुत समय हो गया, बट इनिशियली जब हम गायनिकोलॉजिकल इश्यूज में वस्ती करते थे तो पेशेंट, इनफैक्ट आज की ओपीडी में एक पेशेंट ने मुझसे ये सवाल किया कि आप उत्तर वस्ती करिए ना, वस्ती क्यों करनी है, वो तो इंटेस्टाइन में जा रही है ना। तो ये सवाल अक्सर हमारे सामने आ जाता है कि वो तो आप एनएस के थ्रू कर रहे हो, तो उसका तो कोई कनेक्शन नहीं है यूट्रस से और ओवरीज से, तो क्यों करनी है। तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे साइंस बैक्ड एक्सप्लेनेशंस हैं। जैसा मैंने अभी पहले गट माइक्रोबायोटा की बात की, जिसको हम वस्ती से बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। हम ईस्ट्रोजेनिक जो बैलेंस है उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से समझें तो वात का जो मेन रोल है वो है कि हमारा अपान वात स्पेशली जो है वो पीरियड्स का प्रॉपर फ्लो करता है विदाउट एनी पेन एंड डिस्कम्फर्ट। तो अगर कोई भी डिसफंक्शन ऑफ वात होगा, चाहे वो वेग धारण से हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, हम खाना बहुत फास्ट खा रहे हैं उससे हो, सिडेंट्री लाइफस्टाइल से हो, या बहुत हाइपर एक्टिव लाइफस्टाइल से हो, वो सब अगर धीरे धीरे मतलब लंबे समय तक हम उसको फॉलो करते रहेंगे तो पीरियड्स का फ्लो कॉम्प्रोमाइज होगा, पीरियड्स पेनफुल होंगे, इरेगुलर फ्लो होगा, एंड धीरे धीरे इनफर्टिलिटी की तरफ भी पेशेंट जा सकता है। और कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन को हमेशा से सीट ऑफ वात माना जाता है, और वस्ती करने से हम वात के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं।
राइट। तो वस्ती का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ? वात बैलेंस गट ब्रेन एक्सिस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, गट माइक्रोफ्लोरा को बढ़ा रहा है और ईस्ट्रोजन का रेगुलेशन कर रहा है। और ये सब करने से वो इंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रोथ, जो अनवांटेड एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रोथ हो रही है, उसको बहुत हद तक चेक करता है। यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने 2006 में एमडी करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, तब एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही नया नया आया था और उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं था, और तब मेरी समझ भी बहुत लिमिटेड थी। और हमने प्रैक्टिस शुरू करके जब 1-2 महीने हुए थे, तो एक डॉक्टर थी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थी, वो आई समहाउ, मेरी शायद डिग्री से इन्फ्लुएंस हो गई या क्या, और उन्होंने कहा कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस है और मुझे बहुत ही सिवियर पेन होता है, इतना कि मतलब मैं पेन किलर से भी कोई फायदा नहीं होता, प्लस उनको गैस्ट्रिक अल्सर्स थे तो वो पेन किलर ज्यादा खा नहीं सकती थी, तो आप आयुर्वेद में कुछ कर सकते हो क्या? मैंने देखा कि आप गायनी में एमडी हो आयुर्वेद में। और सच बताऊं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये कैसे होगा। मैंने हम पीवी तिवारी मैम की बुक पढ़ते थे, तो उसमें लिखा था कि एंडोमेट्रियोसिस मतलब उदावरता योनि व्यापक, और वो एक कॉन्सेप्ट था जो उस समय चलता था कि वो ऊर्ध्व गति होती है रज की, जिसके कारण एंडोमेट्रियोसिस होता है, और इसमें आप वस्ती करो। ये मतलब उसमें उदावरता या वातिक योनि व्यापक के लिए कुछ वस्तियां लिखी थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या करना है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा, उनको पहले कुछ मेडिसिन देके, और मैंने उनको बस ऐसे ही बोल दिया कॉन्फिडेंस में कि आपको ना 16 वस्तियां करनी पड़ेंगी। तो काल वस्तियां मैंने उनके लिए प्लान की, मैम की बुक से देख के सारे हर्ब्स इकट्ठे करके, और वो ऑल्टरनेटिवली कषाय और ऑयल से उनकी 16 वस्तियां की। और बहुत डर लग रहा था कि डॉक्टर हैं वैसे भी, और पता नहीं क्या होगा, और हमने कर डाली 16। उसके बाद वो फॉलो अप में बहुत टाइम तक नहीं आई, मुझे भी नहीं समझ आया क्या हुआ होगा। उसके बाद 1 साल बाद वो क्लिनिक में आई और बोली कि डॉक्टर सॉरी, मैं तो बेंगलोर शिफ्ट हो गई थी तो आपसे दोबारा मिल नहीं पाई, लेकिन अब 1 साल हो गया है और मैं आपको थैंक्स बोलने सिर्फ क्लिनिक में आई हूँ कि मैं माई साइकिल्स आर कम्प्लीटली पेनलेस नाउ। तो मेरी जर्नी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस वहां से शुरू हुई 2006 से, और तब से बस चली जा रही है, और बहुत हजारों पेशेंट्स को हमने मैनेज किया है। नॉट ऑल, कई बार कुछ पेशेंट्स बहुत ही क्रॉनिक सिचुएशन में आते हैं, हम नहीं हैंडल कर पाते, बट बहुत ही अच्छे सक्सेस रेट्स हैं। तो मेरा इस रेफरेंस को बताने का पर्पस बस ये था कि आयुर्वेद में कहाँ से क्या रेफरेंस मिलके आप कर दोगे और कैसे वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगेन, आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स के हिसाब से ट्रीटमेंट्स फॉलो करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसी रेफरेंस में एक छोटी सी बात, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको हम कभी अलग से डिस्कस कर सकते हैं, अबाउट एंडो डाइट। जो भी पेशेंट्स जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है, अगर आप इंटरनेट पे कभी सर्च करो तो उनको बहुत क्लियरली ये बोल दिया जाता है कि मीट छोड़ दो खाना, वीगन डाइट पे चले जाओ, ग्लूटेन मीन्स गेहूं बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल दूध बंद कर दो, चीनी बंद कर दो। तो मैंने देखा है बहुत सारे फॉरेनर पेशेंट्स जो बेचारे, जिनकी 100% नॉन वेज डाइट है, या ऐसे पेशेंट्स जो जिनकी बेसिक डाइट में गेहूं है, नॉर्थ इंडियंस। तो मैं बस यहाँ पे इतना अभी फिलहाल बताना चाहूंगी कि एंडो डाइट इतनी सिंपल नहीं है, या आयुर्वेद में कोई भी डाइट इतनी सिंपल नहीं होती कि एंडोमेट्रियोसिस है तो ये मत खाओ। हमें यहाँ पर भी पेशेंट की प्रकृति विकृति, उसकी सिचुएशन के हिसाब से, उसके देश काल सत्व सात्म्य के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। मैं कभी फॉरेनर पेशेंट्स को नहीं बोलती कि आप नॉनवेज छोड़ दो, मैं कभी पेशेंट्स को रोटी खाने के लिए मना नहीं करती। दूध के भी जो हैवी फॉर्म्स हैं उन्हीं के लिए मना किया जाता है, उन्हें घी खाने के लिए कभी मना नहीं किया जाता। शुगर भी, अगर पेशेंट ओबीस नहीं है और उसकी मेटाबॉलिज्म हाई है तो एक लिमिट में जो हेल्दी शुगर्स हैं वो मना नहीं किए जाते। तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव इशू होता है। किसी भी चीज को आप डूज एंड डोंट्स में कॉमनली डिजीज के बेसिस पे नहीं बांट सकते। अगर एंडोमेट्रियोसिस के साथ पेशेंट हैवी ब्लीडिंग से आया है तो आपको सारी पित्तवर्धक चीजें मना करनी है, बट अगर वही पेशेंट स्कैंटी पीरियड्स के साथ आया है और वातिक पेशेंट है तो आपको ऐसे में उसको घी भी खिलाना है और उसको अवरंगणीय चीजें खिलानी है और आप पराठा खिला सकते हो।
तो प्रोसेस्ड खाना इन जनरल सबके लिए मना होता है, जहां बहुत हाई इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सबके लिए मना होता है। एडेड शुगर्स, प्रेजर्वेटिव, सिंथेटिक एडिटिव्स, अगर शुगर फ्री के नाम पे लोग सक्रोलोज या सैक्रिन या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप ले रहे हैं, तो ये शुगर से भी ज्यादा उस पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो डाइट को भी आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स के हिसाब से ही पेशेंट को बताना चाहिए, ना कि मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से डिजीज वाइज उसको डिमार्क करना चाहिए। अब ये कुछ हम इंडिविजुअल केसेस की बात करेंगे। अभी मैंने रिसेंटली ये शुरू किया है कि इतने केसेस करने के बाद मुझे लगा कि लोगों तक पहुंचना चाहिए कि केस को कैसे मैनेज किया गया, तो मैंने धीरे धीरे इंडेक्स जनरल्स में डालने शुरू किए। इनफैक्ट अभी मैंने आपका जो लेटेस्ट वैप जनरल आ रहा है उसमें भी एक एंडोमेट्रियोसिस का केस पब्लिश करने के लिए दिया है, तो आई थिंक आपको नेक्स्ट जनरल में वो दिखाई देगा। तो ये केस है सक्सेसफुल आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस विद सिवियर डिस्मेनोरिया। इसमें पेशेंट 31 ईयर ओल्ड मैरिड पेशेंट थी। इसकी फर्स्ट ओपीडी विजिट 16 अप्रैल 2024 में थी। पेशेंट सिवियर डिस्मेनोरिया के साथ आई थी, स्कैंटी ब्लीडिंग थी ड्यूरिंग पीरियड्स, और ये पेल्विक पेन और पेन उसको 1 साल से था जो लगातार बढ़ रहा था। इसका जो डायग्नोसिस किया हमने वो वात कफ दुष्टि थी, रक्त धातु दुष्टि थी। अल्ट्रासाउंड्स जो किए गए प्री ट्रीटमेंट, और एक CA-125 टेस्ट हम जरूर करते हैं एंडोमेट्रियोसिस में, जो कि एक ट्यूमर मार्कर है, बट क्योंकि इन्फ्लेमेशन होता है तो ये पेशेंट्स में अक्सर रेज्ड मिलता है। मैंने 800-900 CA-125 के पेशेंट्स भी एंडोमेट्रियोसिस में देखे हैं जो कि इजीली रिकवर कर जाते हैं। तो ऑलरेडी एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस के साथ आई थी। आयुर्वेद में हम दोषों के हिसाब से उदावरता या कष्टार्तव या वात कफ दुष्टि के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। ये सब रेफरेंसेस आप, क्योंकि ये शायद IJAPR में रिलीज हुआ है अभी अक्टूबर 2025 में, या आप इजीली, मैं बाद में स्लाइड्स छोड़ूंगी तो आप इजीली इसको स्टडी कर पाएंगे, बिकॉज मैं सारी मेडिसिन को एक्सप्लेन करूंगी तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। लेकिन इसमें सारा ट्रीटमेंट इस पेशेंट का मैंने बिल्कुल प्रॉपरली लिखा है। और योग वस्तियां की हमने इसमें 8 वस्तियां की पेशेंट की। और इसके पेशेंट के अगर आप अल्ट्रासाउंड्स देखेंगे तो पहला 23 मार्च का है, और नीचे वो जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने उन्होंने पिक्चर भी बनाई है, गुड़गांव की पेशेंट थी। तो आप देखोगे यूट्रस के से बड़ा एंडोमेट्रियोमा है लेफ्ट साइड में। साइज मैंने सब मेंशन किए हैं इसमें। और उसके बाद 12 अगस्त को जो रिपीट हुआ उसमें आप देखोगे जो लेफ्ट ह्यूज एंडोमेट्रियोमा था वो काफी रिड्यूस हुआ है, और डॉक्टर ने इसको क्लियरली लिखा है दैट इट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। और फिर थर्ड अल्ट्रासाउंड है 20 मई 2025 का, जिसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ओवरीज, और पेशेंट बिल्कुल सिम्टोमेटिकली ठीक है, जबकि ये पेशेंट बहुत ही सिवियर पेन और सिम्टम्स के साथ आई थी। और ये उस पेशेंट ने फिर रिव्यू दिया योग वस्तियां होने के बाद और ठीक होने के बाद। ये एक केस है, ये मैंने इसलिए लिखा बिकॉज ये एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, स्कार एंडोमेट्रियोसिस। हालांकि इसका इंसिडेंस बहुत कम है, सिर्फ 2% एंडोमेट्रियोसिस केसेस में स्कार एंडो होता है, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में अब तक कम से कम 15-20 केसेस तो इसके डेफिनेटली देखे हैं। इसमें क्या होता है कि जहां पर कोई भी प्रीवियस सर्जरी होती है, जैसे सिजेरियन सेक्शन या कोई और सर्जरी, तो उस स्कार पे जाके एक एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू बन जाता है, और हर पीरियड के समय वो स्वेल अप होके वहां पे सिवियर पेन होता है। ये केस आया था मेरे पास, ये एक्चुअली दुबई की रेसिडेंट थी, और इसने पहली कंसल्टेशन ऑनलाइन ली थी। और इसकी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो इसने सब कुछ ट्राई किया था और इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो हमने पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद इसको मेडिसिन पार्सल की थी 1 महीने की, को बेटर फील हुआ तो ये दिल्ली आई, यहाँ पे आसपास रुकी, क्योंकि हमारा डे केयर सेंटर है, हम एडमिशन्स नहीं करते, तो पेशेंट आसपास रुकते हैं जो दूर से आते हैं। और फिर हमने इसकी दशमूल शीर वस्तियां और लीच थेरेपी की थी, जलौका की थी। और देखिए ये जलौका लगाई गई थी, ये आपको फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा होगा एक स्वेलिंग जैसा, ये LSCS का स्कार है।
बहुत ही सीवियर पेन था इस पेशेंट को, मतलब उन दिनों जब ये पीरियड्स होते थे तो इस पेन की वजह से इस एरिया को टच भी नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि ये स्कार अट्रैक्ट करता है इस एंडोमेट्रियोटिक लीजन को, तो जो पेशेंट्स इसके लिए सर्जरी करा लेते हैं तो सर्जरी का जो नया स्कार बनता है उस पे इससे भी बड़ा स्कार एंडोमेट्रियोमा बन जाता है, तो सर्जरी से भी ये बिल्कुल ट्रीटेबल नहीं होती है। तो इसके भी मैंने सारी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स, CA-125 की वैल्यूज, प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट सब लिखी है इस पेपर में। ट्रीटमेंट भी सारा मेंशन किया है। और ये लास्ट अभी भी पेशेंट टच में है, दुबई में है, बट मेडिसिन बंद हो चुकी हैं, बट इसके रेफरेंस से काफी लोग हमें मिले तो टच में है और ये पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। और ये इस पेशेंट का हमें रिव्यू मिला था जहाँ इसने पूरा डिटेल में अपने बारे में लिखा था कि 2022 में सी सेक्शन हुआ, सब कुछ ठीक था, और उसके बाद इतना पेन हुआ कि दैट आई कुडंट बियर दैट पेन, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट। फिर same year I went for vacation. At that time we had consulted a doctor in India and they found that I had scar endometriosis and need a open surgery. Then I went for second opinion with another doctor where they prescribed hormonal control pills to avoid periods for 4 months. But उन्होंने जब 4 महीने वो खिला के भी स्कैन किया तो कोई चेंज नहीं था, and again the pain started. They didn't want to do the open surgery. और उसके बाद हमारी वीडियो कंसल्टेशन हुई और उसके बाद दे केम, उन्होंने बस्तियां ली और लीच थेरेपी किया, एंड अभी ये पेशेंट बिल्कुल ठीक है। ये रिपोर्ट्स आप बाद में आराम से देख लीजिएगा। ये केस है, हालांकि एंडोमेट्रियोसिस से कनेक्टेड नहीं है, बट ये एक इनफर्टिलिटी का केस था। अभी लास्ट 2-3 महीने पहले ये केस हमने किया। ये मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे किया क्योंकि एक बहुत बड़ा आजकल एक स्कैम चल रहा है AMH का, है ना। हर पेशेंट आता है, आई थिंक सभी फीमेल जो क्लिनिशियंस हैं वो ये देखती होंगी, या इवन मेल डॉक्टर्स के पास भी, कि डॉक्टर हमें तो कंसीव करना है बट हमारा AMH इतना लो है, तो कैसे आप AMH बढ़ा दो, यू नो, मतलब दे आर आफ्टर देयर AMH की बस AMH बढ़ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकॉज एलोपैथिक डॉक्टर्स IVF की वजह से पेशेंट्स को AMH से डराते हैं। ये जो केस थी, आई थिंक 34 इयर्स ओल्ड फीमेल, इस पेशेंट का AMH था 0.04 नैनोग्राम्स पर ml, 0.04, और ये पेशेंट को प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो रहा था। अगर आप इसकी रिपोर्ट्स देखेंगे, मैंने कहीं लिखी होंगी इसमें, हाँ, इनकी FSH वैल्यू थी 18.79, जो आइडियली जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स होती हैं उनकी होती है 10 से कम। तो ये अगर FSH 18 है, मीन्स ये पेशेंट धीरे धीरे मेनोपोज में जा रही है, अर्ली मेनोपोज में। अल्ट्रासाउंड जो पहला था उसमें कोई फॉलिकल्स दिखाई नहीं दे रहे थे। ये जनवरी 2025 का अल्ट्रासाउंड था। डॉक्टर्स ने कहा था कि IVF के लिए ट्राई कर सकते हैं, डोनर एग से कर सकते हैं, आपके केस में तो सवाल ही नहीं है। पेशेंट रेडी नहीं हुई, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पेशेंट की फर्स्ट OPD विजिट थी 24 फरवरी 2025। हमने वस्तियां की, उत्तर वस्तियां की, मेडिसिन स्टार्ट की, मैंने सब कुछ लिखा है इसमें। और ये पेशेंट का नेचुरल कंसेप्शन अचीव हुआ आफ्टर 5 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट। FSH इंप्रूव होके 7.56 हो गया, AMH सेम रहा। मैं ये बात यहाँ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि AMH बढ़ाना कभी भी फंडामेंटल नहीं होता। AMH इज योर ओवेरियन रिजर्व। हमें नेचुरल कंसेप्शन के लिए एक ही एग चाहिए, हमें उसकी क्वालिटी अच्छी करनी है। हमारा जो बैंक बैलेंस है वो AMH है। एक फीमेल अगर 500 ओवम के साथ पैदा होती है तो वो हर साइकिल में एक एक करके कम होगा और उसको हम रोक नहीं सकते। तो आप प्लीज अपने पेशेंट्स को इसके लिए जरूर जागरूक करें कि AMH वैल्यू मैटर नहीं करती। ये केस उसको क्लियरली जस्टिफाई करता है। सेम AMH पे सस्टेन करके पेशेंट ने नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव की। ये एक और केस है, 35 इयर्स फीमेल, मैरिड लाइफ 7 इयर्स, सीवियर डिस्मेनो। इसकी ये बहुत पुराना केस है, 2022 का। बहुत सीवियर पेन में पेशेंट आई थी, बेड से उठ नहीं सकती थी ड्यूरिंग पीरियड्स, और भी सिम्टम्स थे साथ में, कॉन्स्टिपेशन, डिस्टर्ब स्लीप।
इस पेशेंट की 3 लैप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमीज की हिस्ट्री थी 2014 में, 15 में, 2020 में, और फिर मिरेना लगा दिया गया था जिससे कि मेडिकल मेनोपॉज हो जाता है। हमने इनकी ट्रीटमेंट, पेशेंट बिल्कुल पेनलेस पीरियड्स हैं, ब्लोटिंग सब इम्प्रूव्ड है, कोई सिस्ट नहीं है। और ये पेशेंट की बिफोर आफ्टर रिपोर्ट्स हैं। अगर आप देखोगे फर्स्ट रिपोर्ट में राइट ओवेरियन सिस्ट, नो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड। और ये पहला रिपोर्ट 12 जनवरी 2022, दूसरा रिपोर्ट 28/4/2022। ये एक केस है, ओके, ये तो बहुत ही रिसेंट केस है। 4 जुलाई 2025 का पहला अल्ट्रासाउंड और दूसरा 8/12/2025 का, इसी मंथ का केस है। इसमें भी आप देखोगे कि फर्स्ट में 4.1 इंटू 3.9 इंटू 4.7 सेंटीमीटर का सिस्ट था। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मोर और लेस सेम था, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं मेडिसिन में। और यहाँ पे कोई सिस्ट अवेलेबल नहीं है। वॉल्यूम ऑफ राइट ओवरी 10.7 cc, बोथ ओवरीज आर नॉर्मली निकोटेक्चर, नो सिस्ट नोटेड। ये भी एक केस है, ये भी पेशेंट सिंगापुर की थी और पुराना केस है 21/5/2022 का। अगर आप देखोगे लेफ्ट ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा विद लेफ्ट ओवरी एडेरेंट टू द यूट्रस लेटरली, और यूट्रस में भी एडिनोमायोसिस है। हम एडिनोमायोसिस पे कभी और चर्चा कर सकते हैं। और आप सेकेंड अल्ट्रासाउंड देखो 21/10/2022 का, यानी करीब 5-6 महीने के बाद। नो डेफिनेट सोनोग्राफिक एबनॉर्मेलिटीज कुड बी डिटेक्टेड इन द पेल्विक स्कैन। और ये इंडिया का अल्ट्रासाउंड नहीं है, आई थिंक ये ऐसे ये और भी केसेस हैं जहाँ पे आप, अच्छा ये ट्यूबल ब्लॉकेज का केस है। ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में भी हम कभी चर्चा कर सकते हैं। उत्तर वस्तियां इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये भी सिस्ट का केस है। और ये अभी एक बहुत ही रिसेंट केस है जहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये एक सेप्टेट यूट्रस जैसी लुक दे रहा है, चिड़िया जैसी आपको यूट्रस की कैविटी ये दिखाई दे रही है। तो ये मेरे पास आया था कि ये सेप्टेट यूट्रस है और दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं। हमने इसमें ट्रीटमेंट किया और उत्तरवस्तियां की। तो अगर आप देखोगे तो वो सेप्टेशन बेसिकली शायद नहीं रहा होगा, इन्फ्लेमेशन होगा यूट्रस के अंदर। तो ये जब हमने रिपीट किया अल्ट्रासाउंड 3 महीने की उत्तरवस्तियों और कुछ दवाइयों के बाद, तो ये कैविटी देखो आप, प्रॉपर ट्रायंगुलर शेप की कैविटी है और एक ट्यूब पेटेंट हो गई है। ये देखो आराम से यहाँ से गया है, एक ट्यूब अभी भी पेटेंट नहीं है। तो ये उत्तरवस्तियां चल रही हैं अभी। ये कुछ ऐसे जनरल मैंने कुछ पेशेंट्स के रिव्यूज इकट्ठे किए थे। ये आजकल इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज इतनी ऐसी डिजीज है कि लोगों का ट्रस्ट इश्यू अभी भी रहता है। तो अगर पेशेंट्स अपने फीडबैक शेयर करते हैं तो लोगों को समझाना आसान होता है। थैंक यू सो मच। और आई होप आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में समझ आया होगा। ये जो केस स्टडीज मैंने शेयर की है इसके लिंक शेयर करूंगी तो आप डिटेल में इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, बिकॉज इतना टाइम नहीं था कि मैं एक एक चीज के बारे में ज्यादा डिटेल्स बताती। बट अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर पूछें प्लीज। हाँ, क्वेश्चंस हैं। एक तो गौरव वशिष्ठ जी हैं। गौरव वशिष्ठ जी, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजी, आप एक्सेप्ट करें फिर पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। गौरव वशिष्ठ जी, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं। और नरेश बत्रा जी, आपको भी मैंने रिक्वेस्ट आपको भेजी है ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में जाकर के अपना क्वेश्चन जो है टाइप कर सकते हैं और वहां से हम पिक कर सकते हैं। वेदांकर आयुर्वेद, आपको भी रिक्वेस्ट गई है। बाबा साहेब पाटिल साहब, आपको भी रिक्वेस्ट गई है। रोहित भदौरिया जी, आपको भी रिक्वेस्ट गई है।
आप लोगों के पास रिक्वेस्ट गई है, आप रिक्वेस्ट अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाबा साहब जी, आप हाँ पूछिए। बाबा साहब जी, आपका परिचय दीजिए, कहाँ से हैं? मैडम नमस्ते। मैं डॉक्टर बाबा साहेब पाटिल सावंतवाड़ी महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी। मैडम ने तो बहुत अच्छा बताया, उनका एक्सपीरियंस इतना बड़ा था, इतने अच्छे एग्जांपल्स उन्होंने बताए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि एंडोमेट्रोसिस का अपने दोषों के अनुसार ये डायग्नोसिस बताया, तो मुझे ऐसा पूछना चाहता कि एंडोमेट्रोसिस का समझो वात प्रधान, ये एंडोमेट्रोसिस ये पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, तो उसकी जनरल ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या होनी चाहिए? वात प्रधान है तो ये ऐसे बस्ती होनी चाहिए, या ये रसकल्प, या ये द्रव्य होनी चाहिए? ऐसे कुछ एग्जांपल्स अगर आप बताते तो अच्छा रहेगा मैडम, बस। बिल्कुल और वो बिल्कुल ये तो जरूर। मैं स्टडी करूंगा, मतलब आप जब भेजेंगे तो मैं डेफिनेटली स्टडी करूंगा। जी ओके, जी थैंक यू बिल्कुल। मैडम, थैंक यू। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि हर केस अलग है, और दवाइयां हो या पंचकर्मा हो हर बार एक जैसा नहीं होता। अब जैसे इन्हीं स्लाइड्स में एक बात छुपी हुई थी, जब हमने स्कार एंडोमेट्रियोसिस की बात की थी। अगर वो पेशेंट का आप स्टडी देखेंगे ना, तो वो जो स्कार टिश्यू था, एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू, वो बहुत टेंडर टू टच था, पेशेंट को टच करने में वार्म था, और पेशेंट को इन जनरल भी उसकी जो प्रकृति थी वो पित्त के लक्षण थे। तो वहां पर जब हमने पंचकर्म किया तो हमने नॉर्मल कषाय वस्तियां नहीं करके दशमूल शीर वस्तियां किया। तो पंचकर्मा में ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जहां हमने ये चेंज किया। और जलौका, जो कि अगेन हम पित्त के लक्षणों के साथ ही करते हैं, तो जलौका अवचरण भी वहीं किया जाता है एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में जहां पित्त वृद्धि के लक्षण हैं। जहां तक मेडिसिन की बात है, ऑब्वियसली वात प्रधान इन जनरल अगर हमारे पास 10 पेशेंट्स एंडोमेट्रियोसिस के आते हैं तो उसमें से 8 पेशेंट्स वात कफ प्रधान विकृति उनमें हमें मिलती है। जहां पे जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, वहां अगर वो पेशेंट, चलो हम वन बाय वन चलते हैं। अगर पेशेंट वात प्रधान है तो वात के लिए हम हिंगू बचादी गुलिका का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वातानुलोमक है। हम सुकुमार कषायम का इस्तेमाल करते हैं। हम सप्तसारम कषायम का इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ अगर पित्त प्रधान लक्षण है तो हम चंद्रकला रस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हेमरेजिक सिस्ट में बहुत अच्छे से काम करती है जहाँ पे रक्त के लक्षण हैं। ऐसे केस में हम त्रायंत आदि कषायम का इस्तेमाल करते हैं, जो एक बहुत अच्छा पित्त कफ शामक है, और विद्रधि की चिकित्सा में उसका वर्णन आया है। हम रक्त पाचक, जो कि पाचक बताए गए हैं, रस पाचक, रक्त पाचक, हम रक्त पाचक का इस्तेमाल करते हैं। कफ प्रधान की बात करें, हाँ, वात प्रधान में हम सुकुमार एरंडम मैं पर्सनली बहुत यूज करती हूँ, क्योंकि वात अनुलोमन भी करता है और वात का शमन भी करता है, क्योंकि एरंड तेल की कल्पना है। गंधर्वस्तादी एरंडम का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली ये जो एरंडम हैं जितने भी, वो वात के साथ एसोसिएटेड कफ और वात के साथ एसोसिएटेड पित्त दोनों ही सिचुएशंस में वैलिड है। अनटिल अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पित्त के लक्षण हैं तो फिर हम जब अनुलोमन करते हैं तो उसके लिए त्रिव्रत लेहम या अविपत्तिकर चूर्ण का इस्तेमाल साथ में कर लेते हैं। कुछ आशा वरिष्ठ हैं, जैसे कुमारिया सवम का इस्तेमाल किया जाता है वात कफज कंडीशंस के लिए। दशमूलारिष्टम का इस्तेमाल किया जाता है वात कफज कंडीशंस के लिए। और अगर पित्त भी साथ में इन्वॉल्व है तो हम वहां पर सारे वाद्यासव का इस्तेमाल कर लेते हैं। हर योग मुझे, क्योंकि मैंने इस तरह से सोचा नहीं था कि मैं बताऊंगी, तो हर योग, मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में वात पित्त कफ के हिसाब से कम 50-60 योग होंगे जो हम वेरिएबली यूज करते हैं दोषों की कल्पना के हिसाब से। बस ध्यान ये रखना होता है कि उनका जो व्हीकल्स है वो उस तरह से यूज किए जाएं कि वो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज पे ही टारगेट करें, और वो काम आसानी से हो सकता है अगर हम इन्हीं सब काढ़ों का इस्तेमाल, जैसे अगर हम वस्ती करते हैं तो एक हिंगू त्रिगुण तेल आता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसका आप थोड़ा सा अमाउंट अगर अपने वस्ती द्रव्य में ऐड करते हैं तो वस्ती के थ्रू भी आप वात पित्त कफ को बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट करके उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। Madam, thank you. I could understand it. Very nice. Thank you. थैंक यू सो मच।
और कोई क्वेश्चन कोई करना चाहेगा? जी, और किसी की क्वेश्चंस हैं? एनीवन? हाँ, एक और चीज मुझे याद आई, पित्त प्रधान में और पित्त कफ प्रधान जो एंडोमेट्रियोसिस है, वहाँ ताम्र भस्म के कुछ योग हम जरूर यूज करते हैं। तो कुछ योग हमने बनाए हैं, आप देखोगे इसमें रेफरेंस भी आया है जो मैंने पेपर्स किए हैं। तो ताम्र भस्म का भी बहुत अच्छा रोल है, छेदन लेखन तो करता ही है, इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है, और बहुत ही स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियोसिस में ताम्र के भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। जी, थैंक यू मैम। जी, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन व्याख्यान था मैम। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वेरी फर्स्ट आपने आयुर्वेदिक डायग्नोसिस के बारे में हम लोगों को बताया कि आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करना मस्ट है। दूसरी बात मैम, पुरुषम पुरुष विषय जो आपने बताया कि हर एक व्यक्ति के लिए हर ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से वेरिएशन के साथ हमें देना है। तीसरी बात जो बहुत बेहतरीन थी मैम, वो थी ओवरलैपिंग पैथोलॉजी। आपको डायग्नोस प्रॉपर होना चाहिए, आप किस वे में आगे बढ़ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, आपका फोकस्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये मेरे को बहुत बेहतरीन लगा मैम। इसके बियॉन्ड आपने आम पाचक का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बताया, ये तो बहुत ही बेहतरीन था मैम। इसके अलावा आपने गट माइक्रोफ्लोरा के बारे में जो जानकारी दी, उसके बारे में हमारी बस्ती चिकित्सा को बहुत महत्वपूर्ण बताया। ये हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल था मैम। इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैम। और लेक्चर इतना बेहतरीन था, ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको सुनते ही जाएं, लेकिन वही है ना कि हर चीज इस पे डिस्कस नहीं हो सकती। बहुत बेहतरीन मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का और सवाल हो तो वो इसमें पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है, अपना चैट बॉक्स में भी डाल सकता है। शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मैंने आपको सबको सब आप जो है मोबाइल से कनेक्टिविटी इजीली पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग जो जुड़े हैं, गौरव वशिष्ठ जी, नरेश बत्रा जी, वेदांकर आयुर्वेद, रोहित भदौरिया और पद्मिनी यादव जी, मैंने आपको भी रिक्वेस्ट भेजी है। पद्मिनी यादव जी, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगी तो आप जुड़ पाएंगे। एक मिनट, इसमें शायद या फिर आप अपने सवाल इसमें डाल सकते हैं, या फिर बाद में हमको आप भेज दीजिए। नरेंद्र मीणा जी जुड़े हुए हैं, शायद उनका कुछ क्वेरी थी। एक मिनट, उदयपुर से हमारे बीच में, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है हमारे आयुर्वेद से ही। मैं एक बार उनको भी रिक्वेस्ट भेजता हूँ। नरेंद्र जी, आपके पास रिक्वेस्ट आ गई है कंट्रीब्यूटर बनाने की, आप देखिए जरा एक बार। नरेंद्र जी, आपके पास रिक्वेस्ट आई है? यस सर, रिक्वेस्ट आई है सर। हाँ हाँ, आ गई हैं आप। नरेंद्र मीणा जी, आप बोल सकते हैं, म्यूट अनम्यूट करें। यस सर, यस सर। हाँ, पूछिए, बात करें। आवाज आ रही है आपकी? यस सर, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रानी गुप्ता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपका जो लेक्चर है, 20 साल की जो आपकी मेहनत है, लगभग मुझे लगता है कि आप 2006 से प्रैक्टिस में हैं। जैसा आपने अभी बताया था कि जो आपकी 20 साल की जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस है, वो आज हम लोगों को 1 घंटे में आपने एक्सप्लेन किया। चूंकि मैं भी यहीं से आयुर्वेद से जुड़ा हूँ, तिब्बिया कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, हिमाचल पपरोला का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और उदयपुर कॉलेज में पीजी डिपार्टमेंट में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। तो मेरा मैडम आपको एक सजेशन है, आपके जूनियर होने के नाते, जो हम इसको एंडोमेट्रोसिस की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको उदावरता योनि व्यापति ही डायरेक्टली क्यों नहीं डायग्नोस कर रहे हैं। आप उसकी चिकित्सा जो कर रहे हैं, सारा के सारा जो आपका ट्रीटमेंट प्लान है, वो सारा उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। पीवीटी मैडम, प्रेमवती तिवारी मैडम की आपने बात करी थी
उसकी बुक का ही रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम क्यों फ्लक्चुएट क्यों हो रहे हैं उससे? उदावरता योनि व्यापदी है ये। चाहे उसके हम डोमिनेंट सिम्टम्स की बात करें, वात प्रधानता की बात करें, चाहे हम उसके चिकित्सा सिद्धांत की बात करें, वो एक अलग मैटर है कि जो आयुर्वेद को रियल में, जो आयुर्वेद को समझेगा, मैं आज की जनरेशन को ये बात बोलना चाहता हूँ, मैं बोलता भी हूँ कि आयुर्वेद को वही समझेगा जिसने मॉडर्न ठीक से एक्सप्लोर किया। बिना मॉडर्न के एक्सप्लोरेशन के आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत टिपिकल है आज के टाइम में। आपका डायग्नोसिस करने का जो मेथड है, आपका जो चीजों को एक्सप्लोर करने का जो तरीका है, वो टोटली मॉडर्न का है। आयुर्वेदिक बिहाफ पे आप चिकित्सा दे रहे हैं, तो उसको हम उदावरता योनि व्यापक में बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, इसका मैं जरूर हाँ, आपको दूसरा answer दूंगी। दूसरा क्योंकि आपने जितना भी बताया है, चाहे आपने पंचकर्मा की बात करी है, चाहे आपने हाइपर हिस्टोजेनिक कंडीशन की बात करी है। हाइपर हिस्टोजेनिक कंडीशन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल हुआ एक तरह से, तो वो आम ही हुआ, और आम की चिकित्सा हम कर रहे हैं। वो डिपेंड कर रहा है कि उसका जो डिजीज की किस स्टेज पर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर स्टेज पर है, तो अकॉर्डिंग हम हमारी थेरेपी, जो भी चिकित्सा के सिद्धांत हम उनको अडॉप्ट करेंगे, प्रकृति के अकॉर्डिंग भी करेंगे। रोगी की प्रकृति क्या है, रोगी का देश क्या है, काल क्या है, सब चीजें देख रहे हैं। तो हमें किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए कि एंडोमेट्रियोसिस जो है वो उदावरता योनि व्यापक नहीं है। सर, इसका मैं आपको जवाब देना चाहूंगी। जैसा मैंने जी। अपने लेक्चर में कहा जी कि जो मेरी शुरुआत हुई एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट की, वो इसी रेफरेंस के साथ हुई, पीवी तिवारी मैम के आशीर्वाद स्वरूप जो उनकी बुक है। बट समय के साथ मेरा जो अपना इंटरप्रिटेशन है इस बारे में, वो ये है कि जो योनि व्यापद हमें हमारे आचार्यों ने बताए, ये बिल्कुल मेरा स्वयं का इंटरप्रिटेशन है। आप सब इससे सहमत हो या नहीं, वो एक चर्चा का विषय है। योनि व्यापद डिजीजेस नहीं है। योनि व्यापद 20 बताए अलग अलग आचार्यों ने। आपने अगर नोटिस किया तो चरक ने जिस योनि व्यापद को वातिक कह दिया, किसी और आचार्य ने उनको पैक्टिक बोल दिया, कफज बोल दिया। तो वो सारे सिम्टम्स, वो सारे योनि व्यापद एक कलेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स है। जब हम उदावरता की बात, जैसे हम एंडोमेट्रियोसिस की मैंने बात की, मैंने नाम एंडोमेट्रियोसिस क्यों लिया और उदावरता क्यों नहीं लिया, उसका कारण यह है कि हर बार एंडोमेट्रियोसिस उदावरता हो ये जरूरी नहीं है। हमारे पास पेशेंट अगर उदावरता के लक्षणों के साथ आई, जिसका मुख्य लक्षण डिस्मेनोरिया बताया गया है, मुझे ठीक से वो श्लोकों के फॉर्म में याद नहीं है, तो मैं उस तरह से एग्जैक्टली नहीं बता पा रही हूँ। तो जरूरी नहीं है कि पेशेंट, मेरे पास ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं जहां पेशेंट की 10 सेंटीमीटर की एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है और पेशेंट कंप्लीटली पेनलेस है। पेशेंट मेरे पास सिर्फ इनफर्टिलिटी के लिए आई है, तो वो पेशेंट वंध्यत्व की तरह ट्रीट की जाएगी। अगर वो पेशेंट मेरे पास हैवी ब्लीडिंग के साथ आई है, तो वो अत्यातव की तरह ट्रीट की जाएगी। तो ये सब जो सिम्टम्स है ना सर, योनि व्यापद वेरी कर सकते हैं। जब हम पीसीओडी की भी बात करते हैं, तो पीसीओडी को भी हम योनि व्यापद का एक नाम नहीं दे सकते। आपके पास पेशेंट किस तरह की सिचुएशन में आई है, उसके सिम्टम्स क्या है, हम उसी योनि व्यापद की उस समय चिकित्सा विधि को अपनाएंगे, ना कि हम एक योनि व्यापद जैसे उदावरता के साथ एंडोमेट्रियोसिस को हमेशा के लिए लिंक कर दें। सर, मेरी नजर में ये आयुर्वेद के सिद्धांतों का उतना उचित इस्तेमाल नहीं है। ठीक बात है मैडम, आपकी बात से मैं एग्री हूँ, 110% एग्री हूँ। बट उसका रीजन ये है कि जैसे अभी आपने पीसीओडी की बात करी, पीसीओडी तो शास्त्र में कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, केवल एक पुष्पाग्नि जातारणी को छोड़ के कहीं भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि अभी कुछ समय के हिसाब से कुछ मेडिसिन, कुछ डिजीज भी तो डेवलप हो रही है ना मैडम। तो उदावरता योनि व्यापद में ऐसा मैं भी नहीं कह रहा कि आप उसको बिल्कुल ही 100% हम मान के चले, लेकिन सिमिलर टू है तो उसको राइट। आप जो मेन सिम्टम है, अगर एंडोमेट्रियोसिस का मेन सिम्टम डिस्मेनोरिया पेशेंट के साथ आया, तो वहां अगर पेशेंट वात प्रधान लक्षणों के साथ आया, तो हम उसको उदावरता के चिकित्सा अनुरूप ट्रीटमेंट देंगे। बट अगर पेशेंट दूसरे लक्षणों के साथ आया,
मैं वो यहाँ थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। Yes, मैं sir, इंटरप्ट yes, करना चाहूंगा। आपकी बात ठीक है नरेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है आपका। yes, yes, ये देखिए परसेप्शंस हैं। हम्म, यू मस्ट बी हैविंग अ परसेप्शन एंड रानी जी मस्ट बी हैविंग सम डिफरेंट परसेप्शंस। और मैं ये परसेप्शन भी नहीं कह सकता, रादर मैं ये कहूंगा कि मतलब चीज हम एक ही कर रहे हैं, बट एक्चुअली क्या है कि उदारता वाली बात भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी है उस एक्सेप्टेबिलिटी को हमें हम जो यह डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो Yes, sir. हमारी फ्रेटर्निटी तो है ही है। हमारी फ्रेटर्निटी से बाहर का कोई आदमी नहीं जुड़ा हुआ है इसमें, हम सब आयुर्वेद वाले ही जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं, ये हमको इस रूप में आगे ले जाना है कि हम सिर्फ हमारे बीच हम जितने 100 लोग जुड़े हैं, ये 100 लोग आगे 1000 से इंटरेक्ट करते हैं, उसमें दूसरे लोग भी होते हैं। तो हम जब सामने वाले से बात करेंगे, आज वो अगर अपोलो में जा रही हैं तो वहां उदारता से काम नहीं चलेगा। ये चलेगा, यस सर। मॉडर्न फ्रेटर्निटी को जब हम कह रहे हैं ना, हमें अपना एक प्लेस बनाना है कहीं अपने को सोसाइटी में, तो हम हमारी सोसाइटी में तो बने हुए हैं, हमारी सोसाइटी से बाहर निकलना होगा। तो हम उनकी एक्सेप्ट, जैसे आज हम इंग्लिश क्यों बोलते हैं, वाई टू स्पीक इंग्लिश, हम इसलिए बोलते हैं कि हमें अपनी बात को सबको पहुंचाना है। तो हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि बात तो वही है जो उदारता वाली बात उन्हें कहा भी है अपने उसमें, उसको रेफरेंसेस को भी कोट किए, शी हैज कोटेड द सेम रेफरेंसेस। बट जो पर्पस ये है कि हम इतने सारे जो लोग जुड़े हुए हैं वो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करें। हमारा एक दूसरा पक्ष भी है कि हमको प्रेजेंट कैसे करना है दुनिया के सामने। आज उनके पास में एक मॉडर्न लेडी को ठीक होने आई थी, बेंगलोर वाली, वो डॉक्टर थी, वो आकर के चली गई, 1 साल बाद में आई। वो कुछ भी रहा होगा, लेकिन अगर उसको आपने उदारता बोल करके उसको ठीक किया है, लेकिन उसको मॉडर्न के रेफरेंस में भी उसको बताने का प्रयास किया है, तो उसको उस चीज में कोई इंटरेस्ट आया होगा, उसमें उसके सर अंदर एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप हुई बताने होगी। का प्रयास नहीं किया है, बताने का बहुत डिटेल में एक्सप्लोर किया है, बताने का प्रयास नहीं किया। इतना अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन था मैडम का, जिसमें हमारी ये जो लेक्चर है ना, एक्चुअली ये जो सीरीज है हमारी बेस्ड ही इसी पे है कि हमारे पक्ष को हम कैसे अप्लाइड वे में हम समझ सकें। दिस इज द ओनली बेसिस ऑफ आवर दिस एविडेंस बेस्ड लेक्चर सीरीज। एक्चुअली एविडेंस बेस्ड लेक्चर है ना, वो चिकित्सा, दैट इज व्हाट एविडेंस बेस्ड इज। हम प्रमाण आधारित चिकित्सा को एविडेंस रादर देन ज्यादा कहें कि हमें दुनिया के सामने लाना है। जैसे मैंने ने कहा कि चरक में सब कुछ कहा है, लेकिन हम पीसीओडी करते जा रहे हैं। पहली डेफिनेशन पे ही दिया था, कोटेशन दिया है, आर्तव की व्याख्या की उन्होंने, आर्तव की व्याख्या में सारे पॉइंट्स को लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हम कहां बैठे हैं, आयुर्वेद ने सब कुछ कहा है, चरक ने सब कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि आरती नहीं होनी चाहिए, तो वो भाव को उन्होंने उसके साथ जोड़ा उन्होंने। और हम कितना बहुत कॉमनली लेकर के चलते हैं, सही बात है कि डिस्मेनोरिया हो रहा है, फीमेल्स परेशान हो रही हैं, और हम बहुत उसको लाइटली ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो चरक ने सब कुछ कहा है, लेकिन उस चीज को हम किस रूप में आज के समय में लोग बाग लेते जा रहे हैं, उन चीजों को कैसे हम रिवर्ट बैक करें, कैसे हम अपने कंसेप्ट्स के साथ जोड़ें, वो एस्पेक्ट हमारा इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से है। बताना हमको उदारता ही है, लेकिन उदारता तो हम सभी जानते हैं, अगर ऐसा ही होगा तो उदारता पे ही सीमित हो जाएंगे ना हम। तो उदारता तो रखना ही है हमको, लेकिन हम उसको प्रेजेंट कैसे करें, दुनिया कैसे समझेगी, है ना। आज हमारे बीच में सब बच्चे जो है मॉडर्न साइड के आ रहे हैं, एलोपैथी से आयुर्वेद संस्कृत पढ़ा हुआ कोई बच्चा नहीं आ रहा है। तो उसको उदारता तक ले जाने के लिए पहले आपको साइंटिफिकली उसको बताना पड़ेगा। आज प्री का बच्चा आता है, उसको आप लिवर बताते हैं, आपको उसको यकृत पढ़ाना है, आपको उसको वो जो बताया उसका कंसेप्ट अपना ये कि शोणित की उत्पत्ति यकृत प्लीहा में होती है, तो उसको मॉडर्न एस्पेक्ट्स बता करके ही ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमको उस पक्ष से समझना जरूरी है, हमारे बच्चों का अप्लाइड वे में समझाना जरूरी है। तो आपका एस्पेक्ट भी सही है, पर हमारा पर्पस जो है यही है कि हमें अप्लाइड वे में इन चीजों को कैसे अधिकतम मैक्सिमम लेवल तक हम इसको ग्रास्प कर सकें आज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज का जो चाहे ये प्लेटफॉर्म है, चाहे हमारा जो मॉडर्न साइंटिफिक पैरामीटर, जो देखिए फिर मैं कई बार ये इसको कहता हूं कि 2 चीजें हैं, एक तो है मॉडर्न साइंस और एक है मॉडर्न मेडिकल साइंस। तो वी आर ए साइंस, तो साइंस किसी की बपोती नहीं है, साइंस हमारे लिए भी है, मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए, एलोपैथी के भी लिए ही है।
तो हम सब लोग साइंटिफिक पैरामीटर्स पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ साइंटिफिक पैरामीटर्स के नाम कुछ और हो सकते हैं, लेकिन साइंस तो साइंस ही रहेगी। तो उसको हमको कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे हमको वैलिडेट करना है, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। तो हम इस वैलिडेशन में चल रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी के कोई हो क्वेरीज वो कर सकते हैं, कोई हो किसी के। बहुत लोगों का वो था, लेकिन मुझे लगता है शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे। पर अगर कोई गौरव, ये 3-4 लोग ही हैं जिनके हैंड रेज हैं। बाकी आशुतोष जी कुछ पूछना चाहते थे। आशुतोष जी शायद अब हट गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आशुतोष जी भी हट गए हैं गोवा से, नहीं जुड़ पा रहे हैं, शायद वो फ्लाइट में थे, वो भी उतरे ही थे। चलो, लेकिन आज बहुत अच्छा रहा मैडम। जो है इट वाज ए वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। इट्स कहता है ना, इट्स डिफरेंट। तो डिफरेंट वाला जो कंसेप्ट, इट हैज टू बी देयर। और मैं देख रहा हूँ इट वाज अ ग्रेट प्रेजेंस हियर टुडे। और हर आदमी कुछ ना कुछ सीखना चाहता था, क्योंकि आज का समय वो नहीं है कि आप खाली पढ़ करके और चले जाएंगे। आज का समय अपने आप को प्रूव करने का है, एंड एवरीबॉडी हैज ए चैलेंज। हमारे टाइम में जॉब मिल जाती थी, हम लोग में प्रैक्टिस ओरिएंटेड लोग कम होते थे हमारी पीरियड में। हम तो बूढ़े सफेद बाल हो गए अब तो। हमारी पीरियड में तो सब लोग जो है जॉब ओरिएंटेड होने का ज्यादा सोचते थे। बट इट इज द टाइम नाउ दैट वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स। तो अगर प्रूव करना है तो यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू गो थ्रू द एक्सपोजर्स, एक्सपीरियंसेस ऑल। आप जैसे लोगों से मिल करके डिस्कस करके आगे बढ़ना पड़ेगा निश्चित रूप से। बहुत बढ़िया। नरेंद्र जी का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उदयपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं तो एक अच्छा जो है सार्थक एक चर्चा होती है, पॉजिटिव डिस्कशंस होते हैं। इट मीन्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ आगे अपन इसको आगे बढ़ाएं। आगे रंगोली जी। जी सर, थैंक यू सो मच मैम। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा सर से आज के व्याख्यान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समराइज करते हुए साथ ही वोट ऑफ थैंक्स के लिए सर को आमंत्रित करती हूँ। प्रमोद मिश्रा सर। जी, प्रमोद मिश्रा जी हमारी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बीकानेर में प्रिंसिपल हैं। और जो है आप फिजियोलॉजी से एमडी हैं। और आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है आपका भी। मैं आपका अभिनंदन करता हूं प्रमोद जी, कृपया प्लीज। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अभी काफी समय हो गया, मैं बहुत ही मैम ने अच्छा बताया। इसको उदावरता कहें या इंडोमेट्रियोसिस जो भी है, पर जो